बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिताब के कुछ हिस्से, कुछ उसके इक़्तिसाबात आज सामने आए। बड़ी एक वलवला अंगेज़ और जोशीली तकरीर थी, मुतअद्दिद इशूज़ के हवाले से बात हुई। इसका ताल्लुक ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से था, लेकिन इसको इस नज़र से भी देखा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की रियासत, रियासती ढांचे और पाकिस्तान के ऊपर, इस रियासत के ऊपर विराजमान जो हुकूमत है उसके साथ एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान की हुकूमत को ये कितना मजबूत करती है। ख़ास तौर पर हार्ड स्टेट के हवाले से जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उसकी डेफिनेशन दी है वो अपनी जगह मौजूद है, थ्योरेटिकली बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन साथ ही उस पर सवाल भी बनते हैं, मामलात कहाँ जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पार्टी डिसरे के अंदर है। उनके बुनियादी मसाइल में से एक अब इमरान खान साहब से मुलाकात है, जो कि उनके बकौल हुकूमत पूरी होते नहीं दे रही है और हुकूमत उसके अंदर रुकावटें डालती है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब की बहनें भी इमरान खान साहब से नहीं मिल सकती। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो कि मुशीर है वज़ीर आज़म के सियासी अमूर। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, यकीनी तौर पर इस तकरीब को आपने भी देखा। इस तकरीब के अंदर बड़ी वलवला अंगेज़ तकरीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी की, आर्मी चीफ ने भी की। अब जो बात हार्ड स्टेट के हवाले से है, बिल्कुल हर्फ बार वो दुरुस्त बात है, लेकिन आपके नाकदीन यानी हुकूमत के नाकदीन ये कहते हैं कि यही तो हम कहते हैं कि तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक चलें, पाकिस्तान आइन और कानून और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के हिसाब से चले। लेकिन पाकिस्तान ऐसे नहीं चल रहा। पाकिस्तान तो डंडे के जोर पर चल रहा है और हुकूमत इस डंडे को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही है। नहीं तो जिन लोगों को डंडे की ज़रूरत है तो उनको तो फिर डंडे से ही चलाना पड़ेगा ना। जो ट्रेन्स को अगवा करें, जो बसों को रोक के लोगों को उतारें, लाइन में खड़ा करें और उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको कत्ल करें, जो लोग जो है वो पाकिस्तान के हिस्से बखरे करने की जो है वो बात करें, जो पाकिस्तान को जो है वो अगर किसी जगह से इमदाद मिल रही है और अगर वो इमदाद नहीं मिलती तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होके एक फेल्ड स्टेट बनने की तरफ जा सकता है, जो लोग वहाँ पे जाके मुजाहरे करें कि जी पाकिस्तान की जो है वो मदद नहीं होनी चाहिए, जो पाकिस्तान का दिफा करने वाले गाजियों और शहदा के ख़िलाफ़ जो है ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा करें कि उनकी हद तक करें, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करें, तो ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल, उनके लिए तो अल्लाह ताला ने जो इलाज उतारा है आसमान से वो डंडा ही है। और इन बिगड़े तिगड़े लोगों का डंडे के अलावा और कोई इलाज ही नहीं है, तो उनके लिए डंडा जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी जो लोग जो मुहिब्बे वतन हैं, जो पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं, जो पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं, जो रियासत के साथ मुखलस हैं, भले वो गवर्नमेंट के साथ मुखलस हों या ना हों, तो उनके साथ जो है वो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। उनके साथ जो है वो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर दी लॉ जो है वो मामलात होने चाहिए। लेकिन जो मेरे मुल्क के दुश्मन हैं वो मुझे अब कलभूषण के मतलब मुझे कोई कहे कि जी उसे आपने जो है वो उसके इंसानी हकूक़ की जो है वो आपने जो है वो पूरी तरह से पाबंदी नहीं की, तो उसने जिन लोगों को जो है वो दहशत गर्दी के वाक़यात की इयानत करते हुए जिन लोगों के परखशे उड़ाए, जिन शहदा को उसने जो है वो उनकी शहादतों का बाइस बना, उन्हें मारा उसने, तो उनके इंसानी हकूक़ जो है वो कहाँ पे जाके मैं तलाश करूँ। अच्छा राना साहब, तो इसलिए डंडे की जगह पे डंडा होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ की जगह पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। राना साहब, ये बात अब दुरुस्त है, जो हार्ड कोर टेररिस्ट, दहशतगर्द, BLA, BLF, BRA, TTP, इनके अलाइड पार्टनर, सबके खिलाफ डंडा इस्तेमाल करें और भरपूर करें। लेकिन यहाँ एतराज़ होता है कि सियासी जमातों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि डंडा तो आप हम पर आजमा रहे हैं और ताबड़तोड़ आजमा रहे हैं, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ रहे आप, यहाँ तक कि आप इमरान खान साहब की बहनों को मिलने भी नहीं देते। सुन ले, नहीं तो अगर इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ का एक सेगमेंट या उसका एक हिस्सा जो है, जो गाली गलोच ब्रिगेड है, वो पूरी दुनिया में जो है वो यानी अल्लाह उनको
नाकाम करे, वो पूरी दुनिया में जो है वो रियासत का, पाकिस्तान का वो मुंह काला करते फिर रहे हैं। वो पूरी दुनिया में जिस किस्म की हरकतें करते फिर रहे हैं, वो अब आप मुझे बताएं, ये जो इनका सोशल मीडिया गाली गलोच ब्रिगेड है, ये जब ट्रेन अगवा हुई है तो उसके बाद जो इंडिया जो जिस मुहिम जोई में लगा हुआ था, वो उस मुहिम जोई में इनका ये सोशल मीडिया ब्रिगेड क्या कर रहा था? ये किसकी तईद कर रहा था? ये उनकी तईद कर रहा था या वो इसकी तईद कर रहे थे? यानी जो मेरे दुश्मन मुल्क के साथ जो लोग शामिल हों मुख्तलिफ जो है वो हरकत व सकनात में, और उसके बाद वो मुझे कहें कि जी आप हमारे साथ जो है वो सियासी रवादारी नहीं रख रहे, हमारे साथ जो है वो हमारे हकूक़ का ख्याल नहीं रख रहे, ये सियासत कर रहे हैं। ये कौन सी सियासत कर रहे हैं जो इनके साथ जो है वो सियासी रवादारी का जो है वो बर्ताव किया जाए? इन्होंने कौन सी सियासी रवादारी का बर्ताव किया था अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़? हम तो फिर भी इसके बावजूद, हम तो आज भी इनको कहते हैं, हम कल भी इनको कह रहे थे, हम उस वक्त भी जब हमारे ख़िलाफ़ ये मुकदमा, उस वक्त भी इनको कह रहे थे कि बैठ के जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करें, इनका कोई हल निकालें। ये तो ना उस वक्त बैठने को तैयार थे, ना ये कल बैठने को तैयार थे, ना ये आज बैठने को तैयार। फिर ये किस, जब ये 24 नवंबर करना चाहते हैं, ये 26 नवंबर करना चाहते हैं, ये 9 मई करना चाहते हैं और उससे बाज आने को भी तैयार नहीं है, तो फिर गिला किस बात का? फिर ये अपनी हिम्मत, अपनी ताकत आजमाएं, ठीक है। फिर ये तो फिर जो है वो ये मैदान है और ये घोड़ा है, फिर इसमें तो फिर जिसका जो है वो जिसकी जो ताकत है वो करे। राणा साहब, बड़ा क्लियर अल्फाज में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में बगावत करने की कोशिश करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है। बिलवास्ता बिलावास्ता इसका ताल्लुक आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ जानता है, लेकिन दावे ये भी किए जाते हैं कि वो ये सब कुछ इमरान खान साहब की एमा पर कर रहे थे। तो क्या ये समझा जाए कि ये बिलीफ वक्त के साथ बहुत मजबूत हो रहा है कि ये फैज़ हमीद साहब का इकलौता किरदार नहीं है, इसका ताल्लुक इमरान खान साहब से है बिलवास्ता बिलावास्ता? नहीं, देखें, जब एक प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अगर किसी के ख़िलाफ़ हैं तो उन्हें प्री जज करना सिर्फ सियासी तबसरे की बुनियाद के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। अभी तक DGISPR ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसमें जो उनको क्वेश्चंस हुए हैं उनमें अभी तक तो उन्होंने इस बात को नहीं कहा, वाज़ी नहीं किया। तो इसलिए हमें इसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बात होगी तो ठीक है, वो फिर वहाँ पे कोर्ट मार्शल में आ जाएगी सामने, और जो आ जाएगी तो उसमें कोई इतना फ़िक्र करने की या इतना वावेला करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसने बाद में उसने हाई कोर्ट में भी आना है, उसने सुप्रीम कोर्ट में भी आना है, तो वहाँ पे अगर किसी का मौक़िफ़ जो होगा कि मेरे साथ अगर कोई समझता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वहाँ पे वो अपना मौक़िफ़ जो है वो उठा सकता है। राणा साहब, ये जो ओवरसीज़ कन्वेंशन था इसके हवाले से एक ये भी इम्प्रेशन है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो डायस्पोरा है उसके अंदर बड़ा मेजर फुटप्रिंट है, उसको काउंटर करने के लिए ये हुकूमत की एक काविश थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक कन्वेंशन बुलाया जाए, बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया जाए, ताकि ये इंप्रेशन ज़ाहिर किया जाए कि लोग सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं। इसमें किस हद तक कामयाबी हुकूमत को मिली है कल के कन्वेंशन के बाद आपके नज़दीक? नहीं, ये कल का कन्वेंशन ठीक है, एक बड़ी अहमियत का हामिल एक जो है वो फंक्शन था, लेकिन इसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो मुहिब्बे वतन है। यकीनन वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ, उनमें लोग PTI से भी होंगे, उनमें लोग पीपल्स पार्टी से भी होंगे, उनमें लोग PMLN से भी होंगे, उनमें लोग जमात इस्लामी से भी होंगे, JUI से भी होंगे, लेकिन वो इन जमातों में के साथ होने से पहले वो पाकिस्तान के साथ है। तो किसने उनको कहा था? आप मुझे बताएं कि ये जो 38 अरब डॉलर जो इस साल आने की तवक्को है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, अगर वो 38 अरब डॉलर आप माइनस कर दें तो पाकिस्तान, आप मुझे बताएं कि ये बजट बनाने के काबिल रहेगा? ये इस महीने में अगर ये 4 अरब डॉलर ना आते तो पाकिस्तान को जो है वो दुनिया में कहाँ कहाँ जो है वो भीख मांगनी पड़ती, खाक छाननी पड़ती,
4 अरब डॉलर्स के लिए। हम तो 1 अरब डॉलर से भी बाज़ औक़ात जो है वो थोड़े बैठे होते हैं। वो कौन था जो ये मुहिम जोई करने वाला था, या जिसने ये मुहिम जोई की कि पाकिस्तान में जो है वो रिमिटेंस ना भेजी जाए? ऐसा करने वाले ग्रोह को आप सियासी जमात रखते हैं? तो कौन थे वो लोग? और जो लोग वो थे उनको आप कैसे कहेंगे कि वो सियासतदान थे और वो सियासतदान है? वो तो फिर मुल्क दुश्मन है। तो अगर ऐसी कोशिश हुई है तो उस कोशिश को काउंटर करने के लिए जो है वो उस वक्त से जो है वो कोशिशें हुई हैं, और वो कोशिशें कामयाब हुई हैं। ये साजिश नाकाम हुई है और रिमिटेंस में इजाफा हुआ है, और उसी की कड़ी जो है वो एक ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कन्वेंशन भी आप कह लें। अच्छा रन साहब, ये जो हम गुफ्तगू पिछले कुछ दिनों में सुनते रहे हैं, जो बहरहाल मुल्क के अंदर, ये तो बात आप भी मानेंगे और आप इसके बड़े ख्वाहां हैं। आपने इसी प्रोग्राम के अंदर मेरे सामने भी कई दफ़ा फरमाया कि अगर बातचीत से मसला हल होता है, अगर कोई जेल में है बाहर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तब्दील नहीं हुई। आपने कहा हमने काविश करके देख ली, अगली साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का आज भी मौक़िफ़ है वो इमरान खान साहब का कि मैं कौमी मामलात पर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अपने लिए कोई ज़ाती रिलीफ या डील नहीं चाहिए। क्या जो कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मौक़िफ़ है, सारा कुछ जो हमारे सामने आ रहा है, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कोई गुफ्तगू का अब स्पेस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डायरेक्टली? देखिए, आर्मी चीफ का जो मौक़िफ़ कल उन्होंने जो है वो बड़ी वजाहत से जो है वो पेश किया, और उसको जो है वो आज जो है वो टेलीकास्ट भी हुआ। वो देखें, ये आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान का फर्स्ट और अल्टीमेट सोल्जर है। जी। वो पाकिस्तान का डिफेंडर है। उसका यही मौक़िफ़ होना चाहिए, उसे यही बात करनी चाहिए। उसे पाकिस्तान के दिफा को ना तकाबले तस्खीर, न सिर्फ उसका अपना बिलीव होना चाहिए, बल्कि उनके अल्फाज जो हैं वो ऐसे होना चाहिए कि पूरी कौम को उनकी बात के ऊपर यकीन आए। ये उनकी जो है वो एक मुक़द्दस और प्राइमरी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने जो बात की है उस बात में इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बताया है, और उसको मजबूत रखने और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर रखने और उसका दिफा करने की उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है पूरी कौम को। बाकी मामला ये है कि गुफ्तगू वो क्यों करें जी अपना इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब जो है वो उनके साथ गुफ्तगू क्यों करें? आइन का वो कौन सा आर्टिकल है जो उन्हें इजाज़त देता है कि वो सियासी मुज़ाकरात करें, या इमरान खान साहब को ये इजाज़त देता है कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करें? इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ से क्यों मुज़ाकरात नहीं करते? ये बिलावल भुट्टो जरदारी या जरदारी साहब से क्यों नहीं करते? ये मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करें, ये दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें। ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ये बैठे उनके साथ बैठ के तय करें। ये जब ये तय कर लेंगे तो उसके बाद अगर जो है वो आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट इनको कहेगी कि वो ये आपने क्या किया, ये आपने क्यों किया, तो फिर वो जो है वो बात कर सकते हैं। बल्कि DGISPR ने अदारे के नुमाइंदे के तौर पे उन्होंने मुतअद्दिद बार कहा है कि जी हमारा मैंडेट नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात सियासतदान करें, हमें बड़ी खुशी होगी। बल्कि उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये कहा कि हमारी तो हम तो कहते हैं कि वो मुज़ाकरात करें और हमें बड़ी खुशी होगी अगर वो मुज़ाकरात करें। अच्छा। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। इलेक्शन, अगर इलेक्शन का इशू है, चलें, इनका ये सबसे बड़ा मसला यही है ना, तो करें ये बात। इनको प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आगे इनको कहा नहीं है कि आए बैठे बात करें, इलेक्शन पे भी बात करें, जेल पे भी बात करें, मुकदमात पे भी बात करें। उधर जहाँ पे बात करनी है उधर ये आते नहीं है। उधर जो है वो कहते हैं कि जी आपके पास इख्तियार कोई नहीं है। गालियाँ फिर हमें देते हैं कि जी आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप मुलाकात नहीं करने देते, आप हमें जो है वो ये नहीं करने देते, और फिर साथ कहते हैं कि जी आपके पास तो कोई इख्तियार नहीं है, तो लिहाजा हम आपसे बात नहीं करते। यानी बात करने के लिए हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है,
बाकी हर चीज़ के जिम्मेदार हम हैं, मुलाकात से लेके जो है वो मुकदमात तक। इमरान साहब, यही प्रिसाइसली यही बात है कि वो आपसे बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने, आपने खुद कह दिया, वो भी कहते हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं है। वो कहते हैं जिन्होंने आपको हुकूमत में भेजा है और जिन्होंने इमरान खान साहब को अंदर धकेला है, हम उनसे बात करना चाहते हैं ताकि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो। उनका आर्गुमेंट ये है। तो फिर वो गालियां क्यों हमें देते हैं? वो ये इन सारी चीज़ों के इल्ज़ामात वो फिर हमें क्यों देते हैं? कि आप इक्तदार में हैं ना राना साहब, वो आपको इसलिए देते हैं। नहीं तो फिर हम तो नहीं, सुन ले ना, फिर अगर हम इक़्तिदार में हैं तो फिर जिम्मेदार हम हैं, गालियां वो हमें देते हैं, तो फिर बात भी हमारे साथ करें। नहीं, आप भी कोई उनके साथ कोई कांट स्पीक फ्रॉम योर माउथ बोथ वेज। दोनों तरफ तो आप बात नहीं कर सकते, एक तरफ करें ना। अच्छा जी, मतलब या तो ये है ना कि ही हमारे मुतल्लक ये कहें, हमारे मुतल्लक वो ये कहें जी कि जनाब आप बेकसूर हैं, आपका कोई कसूर नहीं है, जिस तरह से हम थे आप भी हमारी तरह से हैं। तो फिर भी उनको चाहिए कि हमारे साथ आके बैठें। वो कि फिर हमारे साथ आए, कहेंगे जी देखें पहले हमारे साथ ही ये सारा कुछ होता रहा है, अब आपके साथ हो रहा है, तो आए बैठ के जो है वो बात करते हैं, कोई मामला हल करते हैं, कोई बात तय करते हैं, तय करने के बाद फिर जिनके पास सारा कुछ है उनसे बात करते हैं। ये भी नहीं करते वो। इमरान साहब, पता तो जनाब को सब कुछ है ना कि आपने अपोजिशन अलायंस पीडीएम बना लिया था, पर उधर बायर साहब ने हाथ उठाया तो खान साहब की हुकूमत गिर गई। वो यहाँ पे भी मसला यही है कि वो आप जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, वो मामला तो कहीं और से होता है। नहीं तो फिर अगर हुकूमत वो इस तरह से गिराना चाहते हैं तो फिर हुकूमत गिरने के बाद मसला हल हो जाएगा। उनकी हुकूमत गिरने के बाद मसला हल हो गया, मसला तो मौजूद रहेगा ना। इस मसले को तो हल सियासतदानों ने ही करना है, सियासतदानों ने बैठ के जो है वो इस मसले को हल करना है। तो सियासतदान जो है वो जब तक बैठेंगे नहीं, देखें ये जब तक इस मामले के ऊपर कोई पॉलिटिकल रिजॉल्व नहीं होगा उस वक्त तक वो समझते हैं कि पहले हमने 18 में जो है वो हमने इनको गिरा लिया था तो उसके बाद मसला हल होगा। फिर मसला तो हल ना हुआ। फिर 22 में भी फिर या तो फिर वो इस बात को मान जाए कि मसला हल हो गया। 18 में हमारा मसला हल हो गया था, 22 में इनका मसला हल हो गया, तो फिर आराम से बैठें। फिर ऐसे खामखा जो है वो इतना तड़पने की और इस तरह के फिर जब वो करते हैं तो फिर उसके बाद फिर बात तो वहीं से बिगड़ती है ना। तो फिर आराम से बैठें, सुकून करें, पार्लियामेंट में आके तकारीर किया करें, शाम के टॉक शो किया करें, अपना तनख्वाहें लें, अपना TADA लें और आराम से बैठें, या फिर ये कर लें। तो ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, तो फिर बात कैसे बनेगी? राना साहब, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इमरान खान साहब को फितना का जो खिताब था, ये आपने कहा था फितना है, मुल्क को हादसे से दो चार करेगा, मतलब ये आपकी एक प्रेडिक्शन थी। बदकिस्मती से हादसे से दो चार मुल्क हुआ, 9 मई भी हुआ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, उसके बाद फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी वो फितने का एक आया, और जारी बात है उसकी एक इस्लामी एक रेलेवेंस है, कुरान मजीद का भी उसके अंदर हवाला दिया गया बड़ा क्लियरली। फिर इसहाक डार साहब ने 2 दिन पहले कहा कि कुरान करीम में है कि जी फितने से बात नहीं हो सकती। तो क्या अब ये परमानेंट हो गया है पूरे पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि वो इमरान खान जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म है उनको फितने के लेंस से देखेंगे? नहीं, देखें मुनीर साहब, बात यह है कि डार साहब ने तो अभी परसों बात की है जी। मैं 2021 में ये बात कहता रहा हूँ, 22 में कहता रहा हूँ, 23 बिल्कुल कहते रहे हैं कि ये फितना है और ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। ये 9 मई को मुल्क हादसे से 2-4 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये 26 नवंबर को भी ये बहुत बड़े हादसे से मुल्क को 2-4 करना चाहते थे। 9 मई को भी मुल्क हादसे से 2-4 होता बचा है, और ये जो 26 नवंबर है, आप यकीन करें, अब उस डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता, बस आप समझें कि हादसे के किनारे से ही आप गुजरे हैं। उस वक्त भी हादसे से 2-4 हो सकता था। तो आप मुझे बताएं कि 9 मई और 26 नवंबर इसमें
अगर इमरान खान साहब का रोल नहीं है, बुनियादी रोल, तो फिर आप मुझे कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ। बाकी अब देखें, इसहाक डार साहब जो हैं वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं, ऐसी बात करते नहीं हैं, लेकिन जब आप जाके यूके तक उनका पीछा करके जो है वो आप उनको गालियाँ निकालेंगे, उनकी उनकी बहू बेटियों तक जो है वो आप पहुँचेंगे, तो फिर हर कोई इंसान ही है ना, फिर लोगों के फिर जज्बात हैं, फिर उनसे भी जो है वो फिर इस किस्म की बात जो है वो निकल जाती है, वरना हालांकि आम हालात में वो ऐसी बात करने वाले नहीं हैं। राना साहब, टुवर्ड्स द एंड एक बात कि अगर देखा जाए पीटीआई ने अभी हिकमत अमली में तब्दीली, अगर मैं कहूँ, पहले जुनैद अकबर खान साहब से पहले जब गंडापुर साहब 2-3 दफ़ा आए, केपी से आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अभी गंडापुर साहब खैर कहते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा जी हम दीगर सूबों से राब्ता बंद कर देंगे खैबर पख्तूनख्वा का और मुल्क को इस तरह से जाम करेंगे। क्या हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? उसी तरीके से जैसे कहा जाता है कि सख्ती होगी उसमें बड़ी? ये भी एक फितना होगा, ये मुल्क को एक हादसे से दो चार करने की एक ऐसी घिनौनी साजिश और कोशिश होगी जिसे उन्हीं अल्फाज में और उसी लहजे में और उसी जो है वो हिकमत अमली से जो है वो दूर किया जाएगा, रोका जाएगा, जिसका इज़हार कल आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में किया है। ठीक, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद साहब, ये कल जो आपने देखा होगा जो ओवरसीज कन्वेंशन हुआ, कल तो उसकी कुछ रिपोर्टिंग ही सामने आई थी। आज जो क्लिप है वो बड़ा पैशनेट खिताब था पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, और जिस तरीके से ये स्टिचअप किया गया, जिस तरह से ये एक कन्वेंशन बनाया गया, इसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आई और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बड़ा जोशीला खिताब किया वहाँ पर। क्या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको बड़ा केयरफुली तरतीब दिया और वो जो एक तासुर है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा टिल्टेड है टुवर्ड्स इमरान खान साहब और वो उनकी तरफ बहुत माइल है, ये उसका तोड़ निकालने की एक एक्सरसाइज थी? क्योंकि कल बहुत से जो इंसेंटिव्स थे वो भी अनाउंस किए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और जो ओवरऑल मैसेज है वो भी बड़ा हैवी है। सो आपका, इफ यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन दिस, कंसिडरिंग जो आज हमारे सामने स्पीच आई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, उस पर। जी मुनीब, बहुत शुक्रिया। एक तो ये जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स बुलाए गए थे, इसकी जो टाइमिंग है वो एक तो बड़ी मैटर करती है इस लिहाज से कि आपको पता होगा कि एक दिन पहले ये खबर सामने आई कि ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो मेहनत मुशक्कत के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, और उसमें से बाज ऐसे लोग हैं जो कि अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, बल्कि मेजॉरिटी उनकी है, कुछ जो है वो वतन पैसे भेजते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। तो उनके नंबर्स भी सामने आए थे। रेमिटेंसेस $4.1 बिलियन पे रिकॉर्ड की गई थी, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो मेरे ख्याल से इसके फौरी बाद इन ओवरसीज का पाकिस्तान में आना, तो हुकूमत की जानिब से एक कोशिश तो है कि इस तासुर को जाहिर किया जाए। बल्कि ये मुनीब, आप भी मेरे ख्याल से अग्री करेंगे इस बात से, ये तासुर से ज्यादा हकीकत है। बाहर जो रहते हैं पाकिस्तानी, उनका एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स इमरान खान। कुड बी वेरियस फैक्टर्स, जरूरी नहीं है कि वो गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड हो सकता है वो इमरान खान की शख्सियत की वजह से हो। कुछ लोग तो ये कहते हैं जब से उन्होंने यूनाइटेड नेशन में स्पीच की है उस वक्त से हम उनके मद्दा हो गए। तो इट कुड बी वेरियस फैक्टर्स, बट ये फैक्ट है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी एक बड़ी तादाद सपोर्ट करती है पीटीआई को। तो जहां तक इस को जायल करने की कोशिश है, और साथ साथ मेरे ख्याल से एक जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल करने की भी हुकूमत ने कोशिश की है कि लोग जो है पाकिस्तानी बिलखसूस है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। क्योंकि आपने देखा है कि SIFC बने अब तकरीबन 2 साल हो गए। हमें बहुत सारी दूसरी जगहों पे तो SIFC का रोल नजर आया है, जैसे पाकिस्तान के जो कारोबारी शख्सियात हैं अक्सर सेक्टर्स के, वो ये तारीफ करते हैं कि एक वन विंडो ऑपरेशन हमें मिल गया है, तो चीजें हमारी स्मूथली कहीं कहीं मैनेज हो जाती है। लेकिन जो एक बड़ा उसका हदफ था कि हमें बाहर से पैसा लेकर आना है, तो 2 साल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी अगर हमसे कोई MOU साइन किए हैं या कोई कमिटमेंट्स किए हैं, वो अब तक पूरी नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से एक ये भी कोशिश थी हुकूमत की सियासी मकसद के साथ साथ कि जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एक स्टेबिलिटी वाला माहौल है,
इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बेहतर होना चाहिए, तो ये भी एक कोशिश थी उनकी तरफ से। अच्छा शहजाद, ये आपने दुरुस्त कहा कि ये इंप्रेशन से ज्यादा या परसेप्शन से ज्यादा रियलिटी भी, क्योंकि एक स्टार फैक्टर तो अटैच है इमरान खान साहब के साथ, somebody likes it or not, वो मुनीब मैं इसलिए सॉरी कताकलामी की माजरत, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि देखिए वहां पे कोई वोटिंग तो होती नहीं है Exactly. लेकिन हमें इस तरह भी अंदाजा हो जाता है कि जब एक ही पार्टी हमेशा कहती है कि ओवरसीज वोटर्स को भी आप शामिल करें, तो पीटीआई कहती है बिल्कुल करें, नून लीग पीपल्स पार्टी इस पे रेजिस्ट करते हैं, तो उससे भी अंदाजा हो जाता है कि उन दोनों पार्टीज को भी पता है कि बाहर उनका वोट इतना ज्यादा नहीं जितना पीटीआई है। ये जो हार्ड स्टेट के हवाले से इसकी वजाहत पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद ही कर दी। उन्होंने फरमाया कि हार्ड स्टेट वो होती है जहां हर इदारा आइन और कानून के मुताबिक चले। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत से सवालात हो सकते हैं, मेरे आपके जहन में, हम सबके जहनों में हो सकते हैं, लेकिन कन्फाइनिंग आवरसेल्व्स टू दी ऑब्वियसली टू दी इशू के जहां हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ और वो एक उम्मीद है जी डायलॉग हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी की गई हैं, तो क्या इसको देखते हुए तहरीक इंसाफ को तर्क कर देने चाहिए तमाम तर वो कोशिशें जो वो करती रही है और अब भी कर रही है, किसी तरह से वन वे और दी अदर पाकिस्तान की फौज के साथ एंगेज करने की, और वाहिद ऑप्शन फिर सियासतदान ही है या ये हुकूमत ही है? मेरे ख्याल से पीटीआई के पास ऑप्शन जो है ना वो बहुत कम रह गए। ट्रंप वाला फैक्टर काम नहीं आया, उन्होंने एहतजाज करके देख लिया, वो काम नहीं आया। अदालतें जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद पोजीशन है, ऐसा नहीं लगता कि अदालतें कोई स्टैंड इस वक्त ले सकती है उनके लिए, तो उनके लिए एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन तो है, और इसीलिए शायद नजर आ रहा है कि अब उनके बाहर आने के जल्द इम्कान जो है वो बहुत कम हो गए। अच्छा, ये हमने माजी में भी इस तरह की देखी ये चीज़ें, लेकिन कल मैं देख रहा था हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब ने कहा जी कि 2 हफ्तों में ऐसी खबर आएगी जो हमने 45 साल में नहीं सुनी। अब जारी बात है, हम कंसिडरिंग फैसल वाडा साहब के पास खबर भी होती है, लेकिन कई दफ़ा कुछ चीज़ें वो बहुत ज़्यादा आई थिंक थोड़ी सी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी हो जाती हैं, लेकिन अब ये रिवर्सल की बात उन्होंने की है। मैं आप हम सभी इस चीज को देखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें। रिवर्सल क्या हो सकता है, या इमरान खान साहब के बगैर तहरीक इंसाफ क्या हो सकती है? तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, मैं तो हमेशा ये कहता हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कामयाबी किसी को मिल सकती है कि इमरान खान साहब के बगैर को पीटीआई एक खड़ी हो जाए और वो इमरान खान साहब से खुद को डिसोसिएट कर दे? आई एग्री विथ यू। मेरे ख्याल से देयर इज नो -1, किसी पार्टी के लिए -1 नहीं है, सिर्फ पीटीआई स्पेसिफिक नहीं है। नवाज शरीफ को आपने 4 साल बाहर भी रखा, जेल में भी रखा, डिस्क्वालीफाई भी करा दिया, वो माइनस नहीं हो सके। अगर ऑन पेपर भी हो गए तभी उनको पार्टी का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। तो इस वक्त भी अगर आप देखें, सियासत जो है वो पीटीआई की तो घूम रही है इमरान खान के इर्द गिर्द, बल्कि मुल्क की सियासत भी घूम रही होती है ना। हम बात तो इमरान खान को कोई बयान भी नहीं आता तभी इमरान खान या पीटीआई के हवाले से बात हो रही होती है, तो मेरे ख्याल से -1 नहीं हो सकेगा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मेरी एक नून लीग के इंपॉर्टेंट मेंबर जो इस वक्त अच्छी पोजीशन पे, उनसे बात हुई, कई मुलाकात हो गई कि जो आपकी परफॉर्मेंस है पंजाब में, मरियम नवाज बड़ी एक्टिव नजर आती है, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, माशी स्टेबिलिटी भी आ गई है, तो इससे कितना फायदा पॉलिटिकली आपको हुआ है। तो उनका ये था अंदाजा कि तकरीबन हमने 20% गेन किया है आफ्टर इलेक्शंस, तो ये तो अच्छा खासा गेन है। मैंने कहा ये तो अच्छा खासा गेन है अगर आप पहले साल में 20% गेन कर गए। उन्होंने कहा मुनीब के मसला ये है कि जिस दिन इमरान खान आया ना तो ये गेन हमारा रिवर्स हो जाएगा। अब उनका जो असेसमेंट थी वो इस बेसिस पे थी कि पार्टी इस वक्त तितर बितर है, एक जो ऑपोजिशन की आवाज होनी चाहिए वो उस तरह नहीं नजर आ रही, इख्तिलाफात बहुत ज्यादा है, लेकिन जब इमरान खान आएंगे तो ये चीजें क्योंकि खत्म हो जाएंगी, तो उनका जो पॉलिटिकल एक स्पेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं की, इस पर तनकीद हो रही है। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने आज भी ट्विटर पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर ये बहाना बनाती है या हुकूमत का ये वजह देती है कि हमने एक मोटरवे को दुरुस्त करना है और जो इजाफी रकम आएगी, बेशक आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमत कम हो रही है, लेकिन जो इजाफी रकम पाकिस्तान में इकट्ठी होगी वो किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होगी, तो ये उज़र गलत है, मिसप्लेस्ड है, और पाकिस्तान की आवाम को ये नहीं फेस करना चाहिए जो पाकिस्तान की आवाम पेट्रोल में कमी ना होने के बाद फेस कर रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया मिफ्ताह साहब आपका। मैं आज आपका ट्वीट देख रहा था मिफ्ताह भाई, आपने केयरफुली पॉइंट आउट किया है कि पिछले 2 माह के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट में तो तेल की कीमत गिरी है, वेराज यहाँ पर लेवी बढ़ता रहा है, और आपने मेंशन भी किया है, और जो पेट्रोलियम को लेवी है वो तकरीबन अब 80 रुपये पे चली गई है। अच्छा, जो गवर्नमेंट का स्टांस है वो ये है, फ्रैंकली मैं आपको आई जस्ट पुट इट बिफोर यू, क्योंकि आपने कहा है गवर्नमेंट झूठ बोलती है, ये गलत बयानी करते हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी प्राइस अब इसलिए इंक्रीज या इसमें चेंजिंग नहीं ला रहे क्योंकि जो कलात बगराची मोटरवे है
उसकी बड़ी बुरी हालत है। पिछले 6 माह के अंदर वहाँ एक्सीडेंट्स हुए हैं, 2000 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। तो ये फंड्स वहाँ पर लगाए जाएंगे। अब आप क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, इज दिस द वे इट वर्क्स कि आप यहाँ से पैसे ऐसे बचाते हैं और वहाँ लगाते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। देखें, पैसे तो जिसको कहते हैं फंजेबल है, पैसे तो पैसे होते हैं, आप जनरल अकाउंट में डाल देते हैं, वहां से आप जहां खर्च कर लें। अब अगर आपने कोई मोटरवे कल्लार से कोई रोड ठीक करना है और उसके पता नहीं कितने पैसे हैं, तो क्या उसका एस्टिमेट आया है, उसका प्रोजेक्ट बना है, क्या वो उसको CDWB में गया है, सेंट्रल वर्किंग डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में, क्या टेक्निक ने अप्रूव किया है? और जो आपने 1100 अरब रुपए रखे हुए हैं PSDP के, वो किसके लिए मुख्तस किए हैं? क्योंकि अभी आपने कुछ दिनों पहले लाहौर से रायवंड और रायवंड से शायद पटोकी का एक मोटरवे शुरू कर दिया 75 अरब रुपए की कीमत से, जिसको आपने कहा कि हम बावल नगर तक ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी आपने अप्रूव नहीं किया। आपने कराची से सिंध में कोई मोटरवे नहीं बनाया, आपने कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से सक्कर का मोटरवे नहीं बनाया। अब आप बात कर रहे हैं कि वो पैसे आएंगे तो कर्ज, आपने खारिया से सियालकोट मोटरवे की बात शुरू कर दी है, काम शुरू कर दिया है, तो आपको सिर्फ बलूचिस्तान के लिए और एडिशनल टैक्सेस चाहिए होते हैं, बाकी सूबों के लिए नहीं चाहिए होते? ये तो गलत बात नहीं। तो आप सिर्फ बलूचिस्तान का एक बहाना बना करके, इस वक्त बलूचिस्तान में आग लगी है तो हम क्या मना करेंगे, आप वो बहाना बना कर ले रहे हैं। सच्ची बात ये तो जनरल फंड्स में जा रहे हैं। तो जब अगर पंजाब का जनरल फंड से बन सकते हैं मोटरवे, तो बलूचिस्तान के क्यों नहीं बन सकते? ये तो अजीब सी बात है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो सच्चाई है कि इन्होंने YMF को एक अश्योरेंस दी गई थी कि अब पेट्रोल की कीमत कम होगी तो हम नहीं कम करेंगे, और ये जो मिनी बजट नहीं लगा, तो ये मिनी बजट ही है ना। 30 अरब रुपया इस महीने हुकूमत इसमें लेगी, इस मद में 17 अरब रुपए एडिशनल टैक्सेस पिछले मद में ले चुके हैं। सिर्फ 2 महीनों में 47 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस लगा दिए। ये रैशनलाइजेशन तो होनी चाहिए। अब अगर, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त अगर हुकूमत पेट्रोल की कीमत जिस तरह ऑब्वियसली आलमी मंडी के साथ ही है ना, और आपने अपनी ट्वीट में भी लिखा है कि आप बिलीव करते हैं कि वहाँ बढ़ा है तो फिर आपको भी उसी को मीट करना पड़ता है, आप वो ब्रांड नहीं ले सकते। हमारी अगर कहें स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, बट आज की तारीख में कितना फ़र्क होना चाहिए, कितने रुपए पर लीटर कम होनी चाहिए कंज्यूमर के लिए प्राइस पेट्रोल की? तो आपने जब ये बजट पास करवाया था तो आपने कहा था कि 70 रुपए मैक्सिमम लेवी होगी, फिर उसके बाद आपने 60 रुपए के ऊपर लेवी रख दी और 60 रुपए चल रहे थे। हम 60 रुपए एक्सेप्ट कर रहे थे कि चलो 60 रुपए लेवी। अब थोड़ी सी अगर कीमत कम हुई है दुनिया भर में, तो आप लेवी बढ़ा रहे हैं, तो आप बेसिकली कहे ना, मालूम मालूम मतलब कहे कि आपने टैक्स बढ़ाए हैं 20 रुपए से। अब आपने ये फैसला ये फरमाया है कि जब दुनिया भर में प्राइस कीमत बढ़ेगी तो हम कीमत बढ़ा देंगे पाकिस्तानी अवाम की, लेकिन जब कम होगी तो पाकिस्तानी अवाम को उसको कोई फायदा नहीं होगा, बस हुकूमत को जो है वो 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। ये एक सिरे से एक आपके नज़दीक एक एरोनियस चीज़ है। और एक और जरा मुझे बताइएगा, आपने भी सुनी होगी मोहम्मद औरंगजेब साहब, ऑब्वियसली आप बहुत मोतरफ हैं कि गवर्नमेंट के ने मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स बेहतर किए हैं। आपने अब जहाँ अभी बिजली की कीमतों में आपने खुद का आपने अप्रिशिएट किया कि चले अच्छी बात है, किसी ना किसी जगह आवाम को फ़ायदा हो रहा है। बट मेरे लिए ये बात ज़्यादा कंसर्निंग है कि मोहम्मद औरंगजेब साहब ने 2-3 दिन पहले फरमाया कि ये कंसर्न है उनका भी कि लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट पे आप चले गए हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी को उसका डिविडेंड नहीं मिल रहा। मैक्रो इकोनॉमिक फिगर ठीक हो गए, आम आदमी को डिविडेंड नहीं मिल रहा। तो व्हाट डज इट इंडिकेट को किस चीज की कमी है? देखिए, एक चीज हम जब कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कम हुआ, हम ये कहते हैं कि महंगाई की रफ्तार में कमी हो गई। तो चीजों की महंगाई इस तरह तेजी से नहीं बढ़ रही है। बात थी कि जिस तरह पहले तेजी से बढ़ रही थी, जब डार साहब के जमाने में 38% इन्फ्लेशन था, उससे अभी कम है। उसके कम होने की जो बड़ी वजह है कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल सस्ता हुआ है। जब तेल सस्ता हुआ है बैनुल अक़वामी मंडी में, तो यहाँ शराय सूद भी सस्ती हुई है, अच्छी सस्ती हुई है, आपकी गंदम सस्ती हो गई है, आपकी कपास सस्ती हो गई है, चावल सस्ते हो गए, मकई सस्ती हो गई है। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हुआ है। सवाल यह है कि क्या इस कम इन्फ्लेशन के बाद भी पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको देखना है कि पिछले 3 सालों से पर कैपिटल GDP यानी कि औसतन जो आमदन है पाकिस्तान की, वो कम होती जा रही है। हर पाकिस्तानी औसतन गरीब हो रहा है पिछले 3 साल से। ये 2.5-3% हम गुर्बत, हमारी जो है एवरेज इनकम कम हो गई है। हमारे लोग जो है वो 10.5 करोड़ लोग अब खतरे गुर्बत के नीचे चले गए, और जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज्यादा पिसी है। जो गरीब तरीन तबका था वो तो हमेशा से बेचारा मुफलिसी में था। और अमीर लोग जो है, जो अशराफिया लोग हैं, उनका ठीक है, उनको अल्लाह ने खैर की भी है। लेकिन जो मिडिल क्लास था, आपने उसको ऊपर टैक्स के जरिए, बिजली के बिल के जरिए, ये वो लोग हैं जिनको बिजली का बिल भरना होता है वरना लाइन कट जाती है। ये वो लोग हैं जिनको गैस का बिल भरना होता है वरना लाइन कट जाती है। ये वो लोग हैं जो सफेद पोश लोग हैं, उनको अपने बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, दीगर चीजें भी करनी होती हैं। उनकी तो आपने जान ली है। अब एक मौका आया कि थोड़ा सा पेट्रोल कम कर दो, तो जो मोटरसाइकिल पर बेचारे रोज जो के 50-100 रुपए का पेट्रोल भराते हैं, उनको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है।
आपने ये करने से अक्सर इनकार कर दिया। आपने कहा हम ये नहीं कम करेंगे, हम फर्टिलाइजर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेशन हैं, हम उनको सस्ती गैस देंगे, तो उस पर आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है। उस पर आप नहीं देख रहे कि इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। आप जो बड़े बड़े सोलर के जिन्होंने पार्क लगाए हुए हैं, जिन्होंने सोलर आईपीपीज लगाई हुई हैं, उनके आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देखते। लेकिन किसी ने घर में अपने सोलर लगा लिया है, तनख्वाहदार आदमी ने, तो उसके सोलर का आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने शुरू हुए। अब आपने कहा कि नहीं, पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो हमें ये पैसे चाहिए, हम आवाम को वापस नहीं करेंगे। तो जो हुकूमत की नैरेटिव नहीं बिक रही है, और जो औरंगजेब जिस पे इशारा कर रहे हैं, वो ये इशारा कर रहे हैं कि 3 साल से आमदन नहीं बढ़ी, तो आपकी महंगाई कम हो गई, लेकिन पाकिस्तानी तो और गरीब हो गया है। मुझे बता दीजिए कि किसकी 3 साल में, सिवाय हुकूमत के ये जो लेजिस्लेटर्स है, वज़रा हैं, किसकी तनख्वाह बढ़ी है 20-20, 30-30% से ज्यादा? उन्होंने तो 200% तनख्वाह बढ़ा ली है। ठीक, बहुत शुक्रिया। मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।